कल रात मैं जब आईसीयू में था तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मॉनिटर की वो हल्की बीप और वेंटिलेटर की आवाज, वही रोज की जानी पहचानी रफ्तार। पर अचानक दरवाजा तेजी से खुला और आवाज आई, डॉक्टर, इमरजेंसी। एक स्ट्रेचर अंदर आया जिस पर पटना के आलमगंज की रहने वाली करीब 30-35 साल की रचना कुमारी थीं। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, हाथ दर्द के मारे पेट पर कसे हुए थे और आंखों में एक ऐसा खौफ था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। हमने उन्हें तुरंत बेड पर शिफ्ट किया और मॉनिटर कनेक्ट किए। अगले ही पल अलार्म बजने लगे। उनका बीपी गिरकर 85/50 mmHg हो चुका था और दिल की धड़कन 135 तक पहुंच गई थी। सांसें बहुत तेज थीं और दर्द इतना कि वो कराहते हुए बोली, डॉक्टर, पेट फट रहा है, अंदर कुछ जल रहा है, दर्द पेट तक जा रहा है। मैंने तुरंत पेट का मुआयना किया तो वो एकदम सख्त था और छूते ही उन्हें असहनीय तकलीफ हो रही थी। मेरे दिमाग में पहला शक अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का आया, पर शरीर का पानी इतनी जल्दी पेट में जमा होना, थर्ड स्पेसिंग थोड़ा असामान्य था। मैंने फौरन आदेश दिया कि बड़ी आईवी लाइनें डाली जाएं, रिंगर्स लैक्टेट शुरू हो और दर्द के लिए फेंटेनिल दिया जाए। साथ ही हमने अर्जेंट लैब रिपोर्ट्स भेजी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मैं चौंक गया। उनका लाइपेज लेवल तो नॉर्मल था। जूनियर डॉक्टर कहने लगा कि शायद ये पैनक्रियाटाइटिस नहीं है, पर मैंने उसे खून के सैंपल वाली ट्यूब दिखाई जो लाल नहीं बल्कि दूधिया सफ़ेद लिपिमिक सीरम दिख रही थी। असल में बहुत ज़्यादा फैट होने पर मशीनें रिपोर्ट को गलत तरीके से नॉर्मल पढ़ लेती हैं। जैसे ही मेरी नज़र उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल पर गई, वो 3496 mg/dl था। ये सिर्फ बढ़ा हुआ नहीं था बल्कि खून में तैरता हुआ जहर था। ये हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया इंड्यूस्ड अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मामला था। अगर हम तुरंत कदम ना उठाते तो अंगों के फेल होने का खतरा था। मैंने उनकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि उन्हें पहले भी ऐसा दर्द हुआ था जिसे उन्होंने एंटासिड लेकर दबा दिया था। जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। मैंने उनकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि उन्हें पहले भी ऐसा दर्द हुआ था जिसे उन्होंने एंटासिड लेकर दबा दिया था, और वो अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवा भी अक्सर भूल जाती थीं। उनके पिता को भी यही समस्या थी, यानी ये मामला खानदानी यानी फमीलियल हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया था। उनके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स टूटकर जहरीले फैटी एसिड बना रहे थे जो पैनक्रियास को खत्म कर रहे थे, और यही कारण था कि उनका कैल्शियम लेवल गिरकर 7.2 रह गया था। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खून में जमे उस सफ़ेद जहर को बाहर निकालना। मैंने फैसला किया कि हम एग्रेसिव इंसुलिन प्रोटोकॉल शुरू करेंगे। मेरे जूनियर ने हैरान होकर पूछा, सर, पेशेंट को शुगर की बीमारी नहीं है, फिर इतनी भारी मात्रा में इंसुलिन क्यों? मैंने उसे समझाया कि इंसुलिन सिर्फ शुगर कम नहीं करता, वो शरीर के उस एंजाइम को भी जगाता है जो इस फैट को तोड़ सके। ये आग को आग से मारने जैसा था, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। इंसुलिन देने से उनका नॉर्मल शुगर लेवल अचानक गिर सकता था, जो उनके दिमाग और दिल के लिए जानलेवा साबित होता। हमने एक तरफ से हाई डोज इंसुलिन और दूसरी तरफ से ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन शुरू किया। ये एक बारीक तराजू पर चलने जैसा था। रात भर हम हर एक घंटे पर उनकी शुगर और पोटेशियम चेक करते रहे। अचानक सुबह के 4 बजे नर्स की आवाज आई, सर, शुगर 55 पर आ गई है। अलार्म बजने लगे। रचना को पसीना आने लगा। पूरी टीम घबरा गई। सर, इंसुलिन रोक देते हैं? पर मुझे डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन शुरू किया। ये एक बारीक तराजू पर चलने जैसा था। रात भर हम हर एक घंटे पर उनकी शुगर और पोटेशियम चेक करते रहे। अचानक सुबह के 4 बजे नर्स की आवाज आई, सर, शुगर 55 पर आ गई है। अलार्म बजने लगे। रचना को पसीना आने लगा। पूरी टीम घबरा गई। सर, इंसुलिन रोक देते हैं? पर मुझे पता था कि अगर अभी रुके तो पैनक्रियास पूरी तरह गल जाएगा। मैंने कहा, इंसुलिन मत रोको, ग्लूकोज की डोज डबल कर दो।
वो एक खतरनाक जुआ था, लेकिन मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल पर मुझे भरोसा था। अगले 48 घंटों तक हम मौत के साए में लड़ते रहे। धीरे धीरे चमत्कार दिखने लगा। उनका पेट जो पत्थर जैसा सख्त था, वो अब नरम होने लगा था। तीसरे दिन जब रिपोर्ट आई तो हम सब की जान में जान आई। ट्राइग्लिसराइड 3496 से गिरकर 473 पर आ चुका था। रचना ने पहली बार अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, अब वो जलन नहीं हो रही। वो लम्हा एक डॉक्टर के लिए किसी मेडल से कम नहीं होता। हमने इंसुलिन बंद किया और उन्हें बहुत हल्का तरल आहार देना शुरू किया। लेकिन आईसीयू हमें हमेशा याद दिलाता है, नहीं हो रही। वो लम्हा एक डॉक्टर के लिए किसी मेडल से कम नहीं होता। हमने इंसुलिन बंद किया और उन्हें बहुत हल्का तरल आहार देना शुरू किया। लेकिन आईसीयू हमें हमेशा याद दिलाता है कि यहाँ जीत इतनी जल्दी नहीं मिलती। चौथे दिन की सुबह रिपोर्ट ने फिर सबको चौंका दिया। लेवल फिर से बढ़कर 916 हो गया था। शायद हमने उन्हें खाना देने में थोड़ी जल्दी कर दी थी। बिना वक्त गवाए हमने उन्हें फिर से स्ट्रिक्ट एनपीओ, बिना कुछ खाए पिए रखा और प्रोटोकॉल को और भी सख्ती से लागू किया। इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी थी। अगले 24 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद लेवल आखिरकार 372 पर आकर स्थिर हुआ और वापस दौड़ पड़ा। क्योंकि उस गहमा गहमी के बीच मेरी नजर रचना के चेहरे पर थी। पसीने की बूंदें उनके माथे से फिसल रही थीं और उनकी मुट्ठियां चादर को कसकर जकड़े हुए थीं। नर्स आकर धीरे से बोली, सर, पेशेंट बहुत बेचैन हो रही हैं। मैंने रचना का हाथ थामकर कहा, घबराइए मत रचना जी, हम आपके साथ हैं, बस थोड़ा धैर्य रखिए। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं बच पाऊंगी? वो खामोश सवाल किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा बोझ होता है। तभी लैब से सीरम कैल्शियम की रिपोर्ट आई, 7.2 mg/dl। ये बहुत कम था। खून में जमे उस फैट ने शरीर के कैल्शियम को सोखना शुरू कर दिया था। ये खतरनाक संकेत था, जिसे सपोनिफिकेशन कहते हैं, मानो शरीर के अंदर ही अंदर साबुन बनने की प्रक्रिया चल रही हो। मैंने तुरंत आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट शुरू करने का निर्देश दिया। हर बीतता मिनट एक नई चुनौती पेश कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे। जूनियर डॉक्टर्स की टीम थकान से जूझ रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपनी जगह से हिले। मैंने उन्हें पास बुलाकर समझाया, देखो, ये केस सिर्फ किताबों वाला नहीं है। यहाँ हर फैसला बैलेंस का है। अगर हमने फ्लूइड कम दिया तो किडनी फेल होगी, ज्यादा दिया तो फेफड़े भर जाएंगे। रचना की सांसें अब भी तेज थी, पर फेंटेनिल के असर से दर्द की चीखें अब धीमी कराहटों में बदल गई थीं। मैंने वेंटिलेटर की सेटिंग्स को फिर से चेक किया। हम उसे पूरी तरह मशीन पर नहीं डालना चाहते थे, बस उसे थोड़ा सहारा यानी एनआईवी दे रहे थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई तो लगा जैसे एक पड़ाव पार हुआ है, लेकिन तभी इंसुलिन का वो हाइपो वाला एपिसोड शुरू हुआ। जो वो 55 की शुगर वाली बात मैंने बताई थी, उसमें पूरे यूनिट में हड़कंप मचा दिया था। नर्सों के हाथ कांपने लगे थे। कि पहली किरण खिड़की से आई तो लगा जैसे एक पड़ाव पार हुआ है, लेकिन तभी इंसुलिन का वो हाइपो वाला एपिसोड शुरू हुआ। जो वो 55 की शुगर वाली बात मैंने बताई थी, उसमें पूरे यूनिट में हड़कंप मचा दिया था। नर्सों के हाथ कांपने लगे थे। सर, अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो? जूनियर का ये सवाल जायज था, पर मैंने शांत रहकर डेक्सट्रोज का बोलस खुद अपनी निगरानी में दिया। करीब 15 मिनट बाद रचना के शरीर में हल्की हरकत हुई। शुगर 80 तक आ गई। हमने एक गहरी सांस ली। दोपहर तक ट्राइग्लिसराइड की रिपोर्ट का इंतजार था। जब रिपोर्ट आई 1800 mg/dl, ये पिछले 3496 से बहुत बेहतर था, पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर था। मैंने अपनी टीम से कहा, हम सही रास्ते पर हैं, हार नहीं माननी है। अगले 24 घंटों में हमने इंसुलिन की डोज को बहुत ही बारीकी से एडजस्ट किया। हम एक ऐसे पायलट की तरह थे जो खराब मौसम में प्लेन लैंड करा रहा हो। तीसरे दिन की सुबह रचना ने अपनी आंखें खोली और पहली बार मांगा, पानी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं रचना जी, अभी आपकी अंतड़ियों को आराम की जरूरत है। उनके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी राहत दिखी। दर्द का वो शैतान अब धीरे धीरे पीछे हट रहा था। चौथे दिन जब ट्राइग्लिसराइड 916 पर उछला तो मुझे लगा कि शायद हम अपनी जीत जल्दी मान बैठे थे। मेडिकल साइंस में ओवर कॉन्फिडेंस की कोई जगह नहीं होती। हमने तुरंत फिर से स्ट्रिक्ट एनपीओ और इंसुलिन प्रोटोकॉल को रीसेट किया। रचना के पति बाहर कॉरिडोर में प्रार्थना कर रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया और हकीकत समझाई। देखिए, सुधार हो रहा है, पर यह बीमारी जिद्दी है, हमें थोड़ा और समय चाहिए।
उनकी नम आंखें भरोसा जता रही थीं। हमने फिर से निगरानी बढ़ा दी। अगले 24 घंटे फिर वही मशीनों की आवाजें और शुगर चेक करने की सुई की चुभन। 5वें दिन की रिपोर्ट आई 372 mg/dl। अब हम सुरक्षित थे। पैनक्रियास की सूजन भी कम होने लगी थी। हमने धीरे धीरे उन्हें तरल पदार्थ देना शुरू किया। इस बार शरीर ने उसे स्वीकार कर लिया। डिस्चार्ज का दिन आया। रचना अब बिना किसी सहारे के बेड पर बैठी थीं। वो खौफ अब आंखों से जा चुका था। मैंने जाते समय उनसे कहा, याद रखिएगा, आपकी रसोई आपकी पहली दवा है। तेल, मसाला। डिस्चार्ज का दिन आया। रचना अब बिना किसी सहारे के बेड पर बैठी थीं। वो खौफ अब आंखों से जा चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, यह ऊपर वाले का करम है। 6 हफ्ते बाद जब वो ओपीडी में आईं, तो वो एक स्वस्थ और जागरूक महिला थीं। 167 mg/dl। उनका लेवल अब किसी भी स्वस्थ इंसान जैसा था। उन्होंने बताया कि वो अब रोज पैदल चलती हैं और अपनी दवाओं का खास ख्याल रखती हैं। मेरा काम यहां खत्म हुआ था, पर आईसीयू की वो रात अब भी मेरे जहन में ताज़ा थी। शाम ढल रही थी। मैंने अपना स्टेथोस्कोप गले से उतारा और अपने केबिन की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा। एक पल के लिए शांति महसूस हुई। लगा कि आज हमने मौत के जबड़े से एक जिंदगी खींच ली है। अब रचना खतरे से पूरी तरह बाहर थीं। डिस्चार्ज के समय मैंने उन्हें अपने पास बिठाया। मैंने कहा, रचना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। ये बीमारी आपके जीन्स में है। आपको पूरी जिंदगी अपनी डाइट, कसरत और दवाओं का ख्याल रखना होगा। 6 हफ्ते बाद जब वो ओपीडी में आईं, तो वो बिल्कुल बदली हुई थीं। उनकी रिपोर्ट में लेवल 167 था, एकदम नॉर्मल। उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी वापस पा ली है। मैंने गहरी सांस ली और अपने केबिन की तरफ मुड़ा ही था कि पीछे से फिर एक सायरन सुनाई दिया। बेड नंबर 4 की मशीन सीधी लकीर दिखा रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। एक छोटा सा लम्हा खुद को संभालने के लिए लिया, पर जैसा मैंने कहा, यहां सुकून बस एक पल का होता है। अचानक मॉनिटर्स की एक और चीख सुनाई दी। बेड नंबर 4, फ्लैट लाइन। मेरी थकान एक पल में गायब हो गई। आंखों में फिर वही फोकस और शरीर। उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी वापस पा ली है। मैंने गहरी सांस ली और अपने केबिन की तरफ मुड़ा ही था कि पीछे से फिर एक सायरन सुनाई दिया। बेड नंबर 4 की मशीन सीधी लकीर दिखा रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। एक छोटा सा लम्हा खुद को संभालने के लिए लिया और वापस दौड़ पड़ा, क्योंकि इस आईसीयू की दीवारों के बीच कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हर रात एक नई जंग होती है और हर सुबह एक नई उम्मीद। आईसीयू अस्वीकरण। ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई चिकित्सीय संबंधी जानकारी को चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक मरीज और उसकी स्थिति अलग होती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या या लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो कृपया तुरंत किसी योग्य डॉक्टर या नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। यस डॉक्टर चैनल और इसके निर्माता इस वीडियो में दी गई जानकारी के उपयोग या उसकी व्याख्या के कारण होने वाले किसी भी निर्णय, कार्यवाही या उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी तस्वीरें, दृश्य और वीडियो सीक्वेंस एआई द्वारा बनाए गए हैं या केवल कहानी और शिक्षा के उद्देश्य से रचनात्मक रूप से तैयार किए गए हैं। इनका किसी वास्तविक मरीज या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, अस्पताल या घटना से कोई समानता दिखाई देती है, तो वह केवल संयोग मात्र है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय से पहले पेशेवर चिकित्सीय सलाह अवश्य लें।